लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। पहली चीज़ तो ये है कि हज को जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की है, शरीयत से उसका ताल्लुक़ बज़ाहिर नहीं है, उसका ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़रूरत से है। जैसे मिसाल के तौर पर हज को जाने से पहले हज की तैयारियां करना। तो हज की तैयारियों में ये चीज़ें हैं कि हमारे पास इतने कपड़े हो कि हम वहाँ जा कर के उसको इस्तेमाल करें, यानी कम से कम 4-5 ड्रेस तो हमारे पास होने चाहिए। अब वो जो लोग हज कमेटी से जाते हैं तो शायद जो लोग अजीज़िया में भरते हैं तो शायद उन लोगों को लॉन्ड्री की सहूलत नहीं होती। तो ऐसी सूरत में वो हजरात कपड़े कुछ ज़्यादा ले लें ताकि उनको वहाँ पर कम से कम धुलने वगैरह के मामलात करने पड़ें। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग टूर से जाते हैं और जो लोग यानी कि फ़र्स्ट क्लास से जाते हैं तो उन लोगों को आमतौर पे लॉन्ड्री की सहूलत होती है, और टूर वाले हर एक दिन नागा करके हमें कपड़े धुल करके देते हैं। तो टूर वालों के लिए इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, क्योंकि उनको एक दिन गैप करके कपड़े वो जितने देंगे उतने उनको धुल करके मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात और आपसे अर्ज़ कर दूँ, हालांकि छोटी सी बात है और उसका ख्याल करना होता है, कोई ये शरई मसला नहीं है, लेकिन ये तजुर्बे की बात है। हम वहाँ पर लॉन्ड्री में जो कपड़े देते हैं तो आमतौर पे बनियान और जो नीचे के कपड़े देते हैं तो वो वहाँ के लॉन्ड्री वाले उसको फेंक देते हैं। तो हम कपड़े देते हैं तो वो बड़े कपड़े आते हैं, छोटे कपड़े उसके साथ आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो लोग उसको शुमार नहीं करते बल्कि उसको वो फेंक देते हैं। तो इसलिए अगर आप लॉन्ड्री में कपड़े दें तो या तो पहले उससे बात कर लें जो लेकर जा रहा है कि ये कपड़े भी तू वापस लाएगा धुल के, और उसको एंट्री करा लें तो ठीक है, और अगर आपने नहीं करवाई तो वो आपके कपड़े ही वो नीचे के फेंक देते हैं। तो इसलिए बड़े कपड़े दें, छोटे कपड़े आप अपने हाथ से अपने रूम में उसको धुल लें। ये चीज़ है। ये एक ऐसी छोटी सी बात थी जो मेरे जहन में थी, मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। ये आमतौर पे किताबों में ये बातें नहीं लिखी हुई होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कमेटी से जा रहे हैं तो आप कमेटी वालों से ये मालूम कर लें कि खाने वगैरह का क्या सिस्टम होगा। और आम तौर पर जो है वो जो लोग अजीज़िया में भरते हैं उनको खाना नहीं दिया जाता। हज के अय्याम के अलावा जो वो मुकीम होते हैं उनको खाना, तो उनको यहाँ से चीज़ें ले जानी पड़ती है। तब यहाँ से हम लोग जो है वो आटा वगैरह वो सब चीज़ें ले करके जाते हैं। लोगों का ज़ौक़ है खाने पकाने की चीज़ें, लेकिन अब जो है वो बहुत आसानी हो गई है। आसानी ये हो गई है कि पैक बन ऐसी चीज़ें मिलती है कि सिर्फ गर्म पानी में आप उसको डाल दें और उसको जो है वो जोश दे दें तो आपका खाना तैयार हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि एक और चीज़ भी और आसान ये है मशवरतन आपके लिए, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके साथ कोई खाना पकाने वाले लोग ना हो तो आदमी परेशान हो जाता है, दुश्वारी में आ जाता है कि क्या करें। तो उसके लिए एक आसानी और भी हो सकती है कि आप हज कमेटी से जा रहे हैं और किसी पहचान के टूर से अगर आप ज्वाइन हो जाएं तो आपको ये सहूलत मिल सकती है कि आप जो वो 10 रियाल में 20 रियाल में जो भी आप उससे तय करेंगे टूर वाले से, तो वो रोज़ाना आपको खाना लाकर पहुंचा सकता है या आप वहां जाकर खाना ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप खाने पकाने की सौबत से भी बच सकते हैं सस्ते के अंदर। वो आपका अपना मामला है, आप उसको जैसा पसंद करें। मालेगांव में आमतौर पे मोहब्बतों का माहौल है, तो हमारे लिए एक आसानी ये होती है कि अक्सर अभी हज कमेटी वाले ये करते हैं कि एक इलाके वालों को एक साथ वो लेके जाते हैं। यानी अक्सर तारीख जब आती है तो मालेगांव वालों की एक साथ आती है, नासिक वालों की एक साथ आती है, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है। तो 4-4, 5-5 का ग्रुप बन जाता है। तो उसमें ऐसा भी होता है कि ख़वातीन मिल करके खाना पकाना सब बांट लेती है, तो उसमें भी आसानी हो जाती है। इतना दुश्वारी का कोई मैटर वहाँ नहीं होता है जो आमतौर पे पुराने हाजी लोग आकर के हमें डराते हैं। तो पुराने हाजी लोग हैं, मुझे माफ़ करें, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि पुराने हाजी लोग मालेगांव की ज़बान में
खूब लंबी लंबी छोड़ करके नए लोग को डरा देते हैं, तो वो डर जाते हैं लोग, तो परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम जहाँ जा रहे हैं अल्लाह के घर जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं अल्लाह के घर जा रहे हैं और अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, जो जितना इंसान जितना इज्जतदार होता है वो उतना अपने मेहमान का उतना ख्याल करता है, तो अल्लाह से बड़ा कौन इज्जत वाला हो सकता है। तो वो भी अपने मेहमानों का बड़ा इकराम करता है, बड़ी इज्जत देता है, और वहाँ जाकर के सारी चीज़ें आसान हो जाती है। अगर बंदा यहाँ से कुछ सीख ले तो सब आसान है, नहीं सीखे तो जाहिर सी बात है बगैर सीखे तो फिर अलीबा भी मुश्किल लगता है ना, ABCD भी मुश्किल लगती है अगर नहीं सीखे तो, और सीख ले तो बड़ी से बड़ी चीज़ आसान है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप जो है वो सामान ले जाना चाहें, हज कमेटी से ताल्लुक़ रखते तो ले जाएं, और वरना वहाँ पर ये सहूलत आपको, लेकिन आप एक काम ये करेंगे कि यहीं से आप तय करके जाएंगे कि अगर आपको टूर में किसी टूर को ज्वाइन करके खाना वगैरह खाना है तो, या फिर आपको पकाने के लिए ले जाना है तो पकाने की चीज़ें भी आप लेकर जा सकते हैं। आप पकाने की चीज़ें जो लेकर जाएं उसमें कोशिश ये करें कि जो चीज़ है ना उसको इंग्लिश में कुछ लिख करके उस पर लगा दें। तो अक्सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, सऊदियों के मूड पर होती है ये बात, बड़े अक्खड़ दिमाग के लोग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चाहेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और कभी कभी जो है वो मूड ऑफ रहेगा तो वो आपसे चीज़ें खुलवाते भी हैं, इसमें क्या है खोल के बताओ। अब वो उसमें आप आटा है, वो बोलेंगे ये क्या है, हलाजा क्या है ये। अब आपको अरबी नहीं आती, उसको जो है वो उर्दू नहीं आती, तो वो परेशान करते हैं, कुछ चीज़ें जमा भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको चिपका दें कि इसमें ये चीज़ है, इंग्लिश में लिख के लगा दें, तो वो आपके लिए पूछेगा भी नहीं, वो आपके लिए आसानी होती है। तो ये चीज़ें हैं। कपड़े होने चाहिए आपके पास। आपको जो मर्ज़ है उस मर्ज़ की दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ हमारी ख़त्म हो जाती है या हम नहीं ले जा पाते हैं, तो हम वहाँ से दवाइयाँ ख़रीदते हैं। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे लिए मुश्किल। एक मुश्किल ये होती है कि वहाँ की दवाइयाँ महंगी होती है, बल्कि अगर हमारा यहाँ सर दर्द हो तो हम 50 पैसे में सर दर्द की कोई गोली यहाँ लेके खा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल वाले एक गोली भी हमें देते हैं, टेबलेट एक भी देते हैं, लेकिन वहाँ आपको एक गोली नहीं मिलती। अगर आपको ज़रूरत एक गोली की है तो आपको पूरा पत्ता ख़रीदना होता है, और पूरा पत्ता ख़रीदने में फिर हमें थोड़ी सी वो होती है, दुश्वारी होती है, क्योंकि वहाँ की रियाल यहाँ की पैसे से कहीं महंगी होती है। बल्कि वहाँ पर अगर आप बरश भी ख़रीदने के लिए जाएं तो बरश आपको 11 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल से कम नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, यहाँ जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बरश हम 50 रुपये में ख़रीद लेते हैं, अब 11 रियाल कितना हो रहा है, तो 18 रुपये के हिसाब से भी अगर आप पकड़ लें तो कितना होता है। तो इस तरह से आदमी को, और जाहिर सी बात है कितना भी मालदार आदमी हज के लिए जाए तो वो एक महदूद रकम लेकर जाता है, तो वहाँ उसको संभल के खर्च करना होता है ना, कि ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप बहुत अपनी पूरी दौलत तो उठा करके कोई लेकर नहीं जा सकता ना, एक लिमिट में पैसा ले जाना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप यहीं से ले जाएं, वहाँ आपको बहुत महंगा पड़ता है कोई चीज़ वहाँ ख़रीदना, तो और कुछ ज़्यादा ले जाएं। आपको जितनी ज़रूरत है उससे आप ज़्यादा चीज़ें लेकर के जाएं। उसकी वजह यह कि ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यमन के जो हाजी होते थे, यमनी हाजी, तो वो कहते थे कि हम अल्लाह की राह में निकल रहे हैं, तो हम अल्लाह के तवक्कुल पे निकल रहे हैं और कुछ नहीं लेकर जा रहे हैं। फिर वो क्या करते थे, जब वहाँ पहुँचते थे तो इससे मांग, उससे मांग, उससे मांग। तो अल्लाह ने मना फरमाया कि ये आदत अच्छी नहीं है कि अल्लाह के तवक्कुल पे निकलो और कुछ ना लेकर निकलो, बल्कि बेहतर ये है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेकर के निकलो, और ख़ुद भी अपना इस्तेमाल करो और दूसरों को भी इस्तेमाल के लिए दो, क्योंकि ये मकबूल हज की अलामत है। सफ़र हज में लोगों की मदद करना, दवाओं से, खाने से, पीने से, पैसे से, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये हज की मकबूलियत की अलामत है। तो कोशिश ये करें कि आप इतनी और ऐसी चीज़ें लेकर के जाएं कि वहाँ आपको किसी से मांगना ना पड़े, बल्कि आप लोगों को खुद दें और लोगों की आप मदद करें। तो ज़रूरत से ज़्यादा दवा ले लें, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो खाने पीने की चीज़ें ले लें, जैसे आमतौर पे बिस्किट है, टोस्ट है, खारी है, चूड़ा है, ये सब चीज़ें आपके पास होने चाहिए।
اب یہ کیوں ہونے چاہیے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ کو کہاں کام آئے گا۔ اور جب آپ جو چیزیں کچھ لیں گے کھانے پینے کی کہ آپ اس کو فوراً کھا سکتے ہیں، تو چوڑا ہے، بسکٹ ہے، یا جو بھی اور چیزیں آپ ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں، کچھ آپ اس کو اپنے ہاتھ کے بیگ میں رکھیں۔ آپ کے بیگ عام طور پہ 3 ہونے چاہیے، کم سے کم آپ کے پاس 3 بیگ ہونا چاہیے اگر آپ کا سامان کم سے کم ہے تب بھی۔ ایک لگیج میں جانے والا بیگ، ایک ہاتھ میں رہنے والا بیگ، اور ایک چھوٹا سا بیگ جو آپ کے گلے میں لٹکا رہے۔ ہاتھ جو لگیج میں جائے گا جو بیگ، تو اس کے اندر لکوڈ وغیرہ کا جو سامان ہوتا ہے نا، یعنی کہ پتلی چیزیں ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو لگیج میں ڈالنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ ہینڈ بیگ میں یا گلے کے بیگ میں آپ لکوڈ لے جانا چاہیں تو وہ ہندوستان میں ہی جو ہے جب چیکنگ کرتے ہیں تو وہ نکال کے رکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو لے جانے نہیں دیں گے، آپ گھر والوں کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اندر جانے کے بعد یعنی بورڈنگ لینے کے بعد جب آپ اندر فلائٹ میں بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں تو بیچ میں چیکنگ ہوتی ہے، گھر والے بھی جا چکے ہیں اور اب آپ پلین میں بھی نہیں لے جا سکتے، تو وہ آپ کا سارا سامان وہیں روک لیتے ہیں لکوڈ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس سر میں لگانے کا تیل ہے، ڈبہ ہے، اب آپ کو وہاں تو سر میں لگانے کے لیے تیل چاہیے، تب آپ نے اس کو ہینڈ بیگ میں رکھ لیا، ہاتھ کے بیگ میں، اب اس کو وہ ہاتھ میں نہیں لے جانے دے گا آپ کو، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کو وہیں نکال کر کے رکھ لے گا۔ اس لیے ایسی جو چیزیں ہیں، تیل ہے، لکوڈ ہے، جو سامان ہے، اس کو لگیج میں آپ کو ڈالنا ہوگا۔ ایک بات، کپڑے وغیرہ بھی سب کو آپ لگیج میں رکھنا ہوگا۔ پھر احرام جو ہے، ایک کم سے کم احرام اگر آپ پہلے مکہ شریف جا رہے ہیں تو وہ آپ کو ہینڈ بیگ میں رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو پاسپورٹ، ٹکٹ، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنے گلے پر جو آپ بیگ لٹکائیں گے اس میں آپ کو رکھنا ہوگا۔ اور جو آپ کا ہینڈ بیگ ہو اس میں آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اپنے بیگ کے اندر ایک کاغذ پر اپنا نام، اپنے گھر کا مکمل ایڈریس اور اپنا فون نمبر، یہ سب چیزیں آپ اس میں ڈال کر کے رکھیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوا کہ وہ کھو گیا، تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فون لگا کر کے وہ آپ کو انڈیا کا نمبر ہو اور وہاں کا نمبر ہو، وہ چیزیں ہونی چاہیے، تو اس سے آپ کو کوئی چیز گم جائے اللہ نہ کرے تو ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق سامان لے کر ایک اور چیز کہ وہاں پر جو سامان لگتا ہے ان میں سردی اور گرمی دونوں کپڑے ساتھ میں رکھنے چاہیے، کیونکہ حج کے موقع پر گھنٹوں میں بھی موسم بدل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیسا ماحول ہے کہ گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، عام طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ سردی میں بھی بارش ہو جاتی ہے، یا عام طور پر ہمارے یہاں ایسا کم ہوتا ہے کہ مئی میں بھی ٹھنڈی لگنے لگتی ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن وہاں ایسا عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ گرمی، شدید گرمی ہے، اور اکثر حج کے ایام میں 1-2 دن پہلے بارش ہو گئی تو اتنی ٹھنڈی پڑنے لگی کہ ہاتھ پیر لوگوں کے پھٹنے لگتے ہیں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ یہاں تو معلوم کر کے گئے تھے کہ وہاں گرمی کا موسم ہے، اب اچانک 1 دن پہلے 2 دن پہلے بارش ہو گئی، اتنی سردی ہوئی تو اب شال بھی نہیں ہے تو کیا کریں، سوٹر بھی نہیں ہے تو کیا کریں، تو عام طور پہ پھر وہاں خریدنا پڑتا ہے، پھر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو احتیاطاً کچھ کپڑے سردی کے، گرمی کے آپ اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کو کام آئے گا۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکے میں خوب شدت کی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ آپ نے پتلے کپڑے پہنے، مدینہ منورہ گئے تو اچانک اتنی سردی کہ وہاں آپ کو سوٹر پہننا پڑے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مکے میں گرمی ہے، مدینہ منورہ میں خوب سردی ہے۔ یہ چیزیں عام طور پہ جو جاتے ہیں الحمدللہ وہ لوگ دیکھتے ہیں، اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے گرمی سردی کے کپڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔